बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये नोटिफिकेशन आपको मौका देता है एक ग्रुप एक गैस्ट्रोड ऑफिसर बनने का, एक अच्छी सैलरी अर्न करने का, एक अच्छी लोकेशन पे जॉब करने का और एक प्रेस्टिजियस जॉब करने का जिसकी सोसाइटी में अटमोस्ट रिस्पेक्ट होती है। आज के इस सेशन में मैं बार्क के इस नोटिफिकेशन की डिटेल्स को कवर करने वाला हूं। ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन नहीं है, बल्कि इसके थ्रू मैं आप लोगों को बहुत सारी हिडन चीजें बताने वाला हूं जिसके बारे में यूट्यूब पे अभी तक कोई खास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है। तो आज के सेशन को आप लोग पूरा एंड तक देखना, आपको बहुत अच्छी अच्छी लर्निंग्स मिलेंगी, बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी मिलेगी, सो दैट आप एटलीस्ट इस बारे में फिगर आउट कर पाओगे कि बार्क एग्जाम की हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है और हमें बार्क एग्जाम को कैसे अप्रोच करना चाहिए। आज के सेशन में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस समझाने वाला हूं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो अभी इंटरनेट पे चलता है कि सर ओसीईएस और डीजीएफएस में क्या डिफरेंस होता है। जिन लोगों ने नोटिफिकेशन अभी तक बिल्कुल नहीं देखा उनको मैं आगे चल के बताऊंगा कि ओसीईएस और डीजीएफएस क्या होता है। जिन्होंने देखा होगा वो अभी ऑलरेडी कंफ्यूज हो चुके होंगे ओसीएस और डीजीएफएस के बारे में। तो पूरा मैं केसेस लेकर इसमें आपको क्लैरिटी से समझाता हूं। एज लिमिट की बात करेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, फाइनल ईयर के बच्चे एलिजिबल है कि नहीं है इसके बारे में पूरा का पूरा सिनेरियो आपको समझाने वाला हूं। बाकी एप्लीकेशन फी और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताऊंगा भी। अगर किसी को इस नोटिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी पता है और उनको इनमें से किसी पॉइंट के बारे में कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने वहां पे टाइम स्टैंप दे दिए। अगर आपको इनमें से कोई भी एक पॉइंट देखना है, सपोज किसी को ओसीएस और डीजीएफएस में कंफ्यूजन है, आप टाइम स्टैंप पे क्लिक करके सिर्फ ये सेक्शन देख सकते हो। या किसी को ये देखना है कि फाइनल ईयर एलिजिबल है कि नहीं है, तो सीधे टाइम स्टैंप पे क्लिक करके आप अपनी मर्जी की चीज देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी डाल दिया। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो बार्क 2026 का रिक्रूटमेंट होने वाला है उसमें रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर्स होगा। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में ग्रुप ए पोस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैग मिलेगा, आप अपनी गाड़ी पे भारत सरकार लिखवा सकते हो। जस्ट आपको मेहनत करके इसमें सेलेक्ट होने की जरूरत है। आइए अब मैं आप लोगों को बार्क 2026 का सिलेक्शन प्रोसेस समझाता हूं। देखिए, अगर आप बार्क में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको बार्क के इंटरव्यू राउंड तक पहुंचना पड़ेगा। बार्क के इंटरव्यू राउंड तक पहुंचने के आपके पास टोटल दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आपके पास गेट 2024 का या गेट 2025 का या गेट 2026 का या फिर इन तीनों का ही वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। आप बोलोगे कि सर इस वैलिड स्कोर कार्ड का हम करेंगे क्या? देखिए, जब आप बार्क का फॉर्म भरने जाएंगे तो वहां पर आपसे एक ऑप्शन पूछा जाएगा कि क्या आप बार्क 2026 का इंटरव्यू गेट स्कोर कार्ड के थ्रू देने में इंटरेस्टेड हैं। तो अगर आपका जवाब हाँ है और आपने गेट 24 दिया हुआ है तो आप वो वाला वैलिड स्कोर कार्ड अपलोड कर देना। अगर आपने गेट 25 दिया हुआ है तो वो वाला स्कोर कार्ड आप वहां पर अपलोड कर देना। अगर आपने 24 25 दोनों दिया है तो दोनों का ही अपलोड कर देना। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि सर अभी गेट 2026 तो हुआ नहीं है, ऊपर से इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो 21 जनवरी है, तो हम गेट 2026 का स्कोर कार्ड कैसे अपलोड कर सकते हैं? तो देखिए, आपके पास अगर 24 का या 25 का वैलिड स्कोर कार्ड नहीं है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप फॉर्म भरने के दौरान ये ऑप्शन टिक कर देना कि मैं गेट स्कोर कार्ड के थ्रू इंटरव्यू देने में इंटरेस्टेड रहूंगा। फिर क्या होगा, आपका गेट का एग्जाम होगा। गेट के एग्जाम देने के बाद आपकी रैंक आएगी, रैंक के बाद फिर आपका स्कोर कार्ड जनरेट हो जाएगा। जैसे ही स्कोर कार्ड जनरेट होगा, बार को पता चल जाता है कि गेट 2026 का रिजल्ट आ गया। वो एक विंडो ओपन कर देता है और उस विंडो में उस टाइम ड्यूरेशन में जितने भी लोग गेट 2026 का स्कोर कार्ड अपलोड करना चाहते हैं वो अपलोड कर सकते हैं और इस तरीके से गेट स्कोर कार्ड के थ्रू वो इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब ये जो इंटरव्यू देने वाला प्रोसेस है इसमें होगा क्या, जब सारे गेट स्कोर कार्ड इकट्ठा हो जाएंगे फिर बार्क एक कट ऑफ जारी करेगा। जितने बच्चों का गेट स्कोर कार्ड उस कट ऑफ के ऊपर है वो डायरेक्टली इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उनको कोई अलग से एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इंटरव्यू क्लियर करिए और बार्क में जाके आप जॉब कर सकते हो। आई होप ये फर्स्ट पार्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ। तो आइए मैं आप लोगों को अब दूसरा तरीका समझाने की कोशिश करता हूं। दूसरे तरीके में बार्क अपना खुद का एक रिटन एग्जामिनेशन करवाता है जिसको कि हम लोग सेंटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। यहां पर आपको एक ऑफलाइन सेंटर मिलता है, वहां पर जाकर पीसी के सामने आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे। वहां पर आपके सामने 120 मिनट यानी 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन को सही करने पर आपको 3 नंबर मिलेगा, गलत करने पर आपकी एक -1 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। क्योंकि आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं तो मोस्टली यहाँ पर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी जज की जाती है। ईजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर आता है। जब आप ये पेपर दे देते हो तो इस सेंटर बेस्ड टेस्ट का बार्क अलग से कट ऑफ निकालता है और अगर आपने इस कट ऑफ को बीट किया है तो फिर आप इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो आप इंटरव्यू राउंड तक पहुंचने के लिए एक वैलिड गेट स्कोर कार्ड का भी यूज कर सकते हो और आप सेंटर बेस्ड टेस्ट को भी अटेम्प्ट करके उसके कट ऑफ को क्लियर कर सकते हो। तो जब आप फॉर्म भर रहे होगे तो आपके पास टोटल 3 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होगा कि क्या आप सिर्फ गेट स्कोर कार्ड के थ्रू इंटरव्यू राउंड तक पहुंचने में इंटरेस्टेड हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं सेंटर बेस्ड टेस्ट क्यों ही देने जाऊंगा तो आप उस वाले ऑप्शन को चूज कर लेना।
अगर आपको लगता है कि यार गेट का कुछ भरोसा नहीं है या फिर मैं गेट के स्कोर कार्ड में उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो एनीवेज आपको ये सेंटर बेस्ड टेस्ट वाला ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि क्या पता मेरा गेट स्कोर कार्ड अच्छा आ जाए या अच्छा नहीं आए, कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि कैसा आएगा और मैं बार के इंटरव्यू राउंड तक पहुंचना भी चाहता हूं, तो आप दोनों वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। दोनों वाले ऑप्शन का मतलब ये है कि आप उसमें ये डाल दो कि ठीक है, मैं अपना गेट स्कोर कार्ड भी अपलोड करूंगा और उसके साथ साथ ये सेंटर बेस्ड टेस्ट भी दूंगा। दोनों मैं दूंगा और इन दोनों में से जहां से भी मैं क्वालिफाई कर गया, मैं बार के इंटरव्यू राउंड तक पहुंच जाऊंगा। तो आप बोलोगे कि सर फर्स्ट वाला केस तो समझ में आ गया कि किसी का गेट स्कोर कार्ड का कट ऑफ जो है वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो उसको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। सेकंड वाला भी समझ में आ गया, सेंटर बेस्ड टेस्ट का कट ऑफ किसी थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो इंटरव्यू को कॉल आ जाएगी। थर्ड वाले में कैसे वो लोग कॉलिंग करेंगे, तो मैं इसको एक डेटा के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखिए मेरे पास बार्क 2024 का एक कट ऑफ लिस्ट है। इस कट ऑफ लिस्ट के थ्रू हम लोग सारे के सारे केसेस समझने की कोशिश करते हैं। समझिए कि इसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को पिकअप करता हूं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देख रहे होंगे तो जो सेंटर बेस्ड टेस्ट है उसका जो कट ऑफ मार्क्स है वो 89 गया हुआ है। अगर आप गेट स्कोर के कट ऑफ की बात करेंगे तो 663 गया गया। यहां पर जो गेट कट ऑफ इंटरव्यू मार्क्स है, इंटरव्यू बार का 1000 मार्क्स का होता है, तो उस 1000 में से 605 कट ऑफ गया है। अभी के लिए इंटरव्यू को थोड़ा साइड में रखते हैं और इमेजिन करते हैं कि मैं सिर्फ सेंटर बेस्ड टेस्ट देने गया था, मैंने गेट का स्कोर कार्ड अपलोड नहीं किया था, तो मुझे इंटरव्यू कॉलिंग के लिए 89 से ज्यादा मार्क्स लेकर आने होते। सपोज किसी ने सेंटर बेस्ड टेस्ट नहीं दिया है, उसने सिर्फ स्कोर कार्ड अपलोड कर दिया, तो उसका गेट स्कोर 663 से ऊपर होना चाहिए था इंटरव्यू में कॉल आने के लिए। इसके अलावा समझिए कि किसी ने सेंटर बेस्ड टेस्ट भी दिया हुआ है और गेट स्कोर कार्ड भी अपलोड किया हुआ है, तो उस पर्टिकुलर केस में बार्क सेंटर बेस्ड एग्जाम में जो आपके मार्क्स आए हैं और जो आपका गेट स्कोर कार्ड है, दोनों का यूनियन ले लेगा, है ना। यानी कि अगर आपके मार्क्स इसमें 89 से ज्यादा हैं और इसमें 663 से कम है, तो भी आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। आपके मार्क्स इसमें 89 से कम है और इसमें 663 से ज्यादा है, तो भी आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। और अगर आपके मार्क्स इसमें 89 से ज्यादा, इसमें भी 663 से ज्यादा है, तो एनीवेज आपको ये कॉल आ जाएगी। तो आई होप आपको सिलेक्शन प्रोसेस अब अच्छी तरीके से क्लियर हो गया कि आपके पास क्या क्या रास्ता है बार्क के इंटरव्यू तक पहुंचने का। देखिए ये तो बार्क 2024 की कट ऑफ लिस्ट है। अगर आपको लगता है कि मैं कट ऑफ पे एक अलग से सेशन ले लूं जिसमें कि मैं 21 से लेकर 25 तक के सारे कट ऑफ को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके दे दूं, सो दैट आपको आइडिया रहे कि हर एक ब्रांच वाइज सेंटर बेस्ड टेस्ट का कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली कितना जा रहा है और गेट स्कोर कार्ड का कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली कितना जा रहा है, सो दैट मैं ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को प्लान कर सकूं। मुझे एक एक्सपेक्टेशन रहे कि मुझे गेट में कितना अच्छा करना है और अगर मैं सेंटर बेस्ड टेस्ट देने जाता हूं तो लगभग मुझे कितने मार्क्स लेके आने हैं। तो उस सेशन से आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी और आप इस एग्जाम को ज्यादा फोकस्ड वे में ज्यादा बेहतर तरीके से अप्रोच कर पाओगे। नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग मुझे लिख के बता देना, मैं सर्टेनली आप लोगों के लिए एक सेपरेट सेशन क्रिएट कर दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बात करते हैं अगले राउंड की, यानी कि आप इंटरव्यू राउंड तक पहुंच चुके हो। एक बार आप इंटरव्यू राउंड तक पहुंच गए तो ये बात बिल्कुल मैटर नहीं करती है कि आपके सेंटर बेस्ड टेस्ट में कितने मार्क्स थे, आपका गेट स्कोर कार्ड कितना था। यानी कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पर होने वाला है। इंटरव्यू यहां पर आपका टोटल 1000 मार्क्स का होता है। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड थ्रू द रिटन एग्जामिनेशन और गेट स्कोर कार्ड आर कॉल्ड फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू। द इंटरव्यू फोकसेस ऑन टेक्निकल नॉलेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन द कैंडिडेट्स कोर डिसिप्लिन। मतलब जो आपकी ब्रांच है, मैंने बार के इंटरव्यू से रिलेटेड एक पूरा का पूरा सेपरेट सेशन बनाया हुआ है। मैं नीचे कमेंट सेक्शन में उस लिंक को पिन कर दूंगा। अगर आपका रिटन में सिलेक्शन हो जाता है तो वीडियो आप लोग जरूर देख लेना। वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज होता है बार का, इसमें आपकी सच में टेक्निकल नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को यहाँ पे नोटिस करनी चाहिए वो ये है कि फाइनल सिलेक्शन फॉर द BARC program will be based solely on the performance in the selection interview। सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पर आप सेलेक्ट हो जाओगे और अपनी जॉब को आप आगे जाके कंटिन्यू कर सकते हो। आइए बात करते हैं सिलेबस की। बार्क का जो सिलेबस होता है वो एग्जैक्टली गेट के सिलेबस के साथ मैच करता है। यानी कि गेट के सिलेबस में जितने टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे बार्क के एग्जाम में भी आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या मैथमेटिक्स भी बार्क के एग्जाम में पूछा जाता है? किसी किसी साल मैथमेटिक्स पूछा जाता है, किसी किसी साल नहीं पूछा जाता है, तो इट इज बेटर कि आप मैथमेटिक्स भी पूरा प्रिपेयर करके जाइए। सर क्या जो जनरल एबिलिटी वाला सेक्शन है जिसमें कि जनरल एप्टीट्यूड या फिर इंग्लिश पूछा जाता है गेट के एग्जाम में, क्या वो भी बार्क में पूछा जाता है? बिल्कुल भी नहीं। बार्क के एग्जाम में आपका जनरल एबिलिटी का कोई भी टॉपिक नहीं आता, यानी कि आपसे किसी भी प्रकार का एप्टीट्यूड का क्वेश्चन या इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप बेफिक्र होकर टेक्निकल सब्जेक्ट्स और मैथमेटिक्स प्रिपेयर करो और सेंटर बेस्ड टेस्ट में अच्छा करने की कोशिश करो, क्योंकि 120 मिनट में आपसे पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चंस। तो स्पीड और एक्यूरेसी के लेवल पे आपको जज किया जाएगा। क्वेश्चंस का लेवल इजी टू मॉडरेट रहेगा, तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, सो दैट आप कट ऑफ क्लियर करके इंटरव्यू राउंड के लिए रेडी हो जाओ। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन के सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट के बारे में।
विच इज OCES एंड DGFS। अब ये OCES और DGFS होता क्या है? असल में बार्क जब आपको रिक्रूट करता है तो वो इन्हीं दो मेन प्रोग्राम्स के थ्रू आपको रिक्रूट करता है। अभी के लिए ऐसा समझ लो कि ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इन दोनों ही में से किसी डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लग सकती है। या तो आप OCES वाले डिपार्टमेंट में चले जाओगे या फिर आप DGFS वाले डिपार्टमेंट में चले जाओगे। सबसे पहले OCES को समझने की कोशिश करते हैं। OCES क्या होता है? OCES का मतलब है ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट। इमेजिन करते हैं कि आपने बार्क का इंटरव्यू क्लियर कर लिया और आपने OCES ऑप्ट कर लिया। जब आप OCES ऑप्ट कर लोगे तो सबसे पहले आपकी 1 साल की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। कहां पर? बार्क ट्रेनिंग स्कूल में। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग कर रहे होगे तो उस दौरान आपको ना 74,000 का स्टाइपेंड हर महीने मिलेगा और उसके साथ साथ 30,000 रुपए का वन टाइम आपको अलाउंस दे दिया जाएगा बुक्स वगैरह परचेज करने के लिए। तो 1 साल जब आप ट्रेनिंग करते रहोगे तब तक आपको 74,000 हर महीने मिलता रहेगा। एक बार आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप एज अ साइंटिफिक ऑफिसर पोस्ट हो जाओगे। जैसे आपकी पोस्टिंग होती है आपकी ये सैलरी बढ़ के 1,35,000 के आसपास पहुंच जाती है। 1,35,000 की सैलरी से आप अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर और ध्यान रखने वाली बात है कि जब आपका 1 साल का ट्रेनिंग चल रहा होता है, अगर आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको HBNI से विच इज होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट से MTech और PhD करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो ये वाला ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हो और अपनी डिग्री में हायर डिग्री के भी स्टेटस को ऐड कर सकते हो। आइए बात करते हैं DGFS की। DGFS का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम। नाम में फेलोशिप स्कीम है तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ फंड दिया जाएगा हायर स्टडीज करने के लिए और वापस बार्क में आकर आप जॉब कर सकते हो उस हायर स्टडीज को कंप्लीट करने के बाद। तो अब इसमें होता क्या है इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले DGFS के लिए एलिजिबल कौन कौन से लोग? आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने चाहिए, बार्क का इंटरव्यू आपने क्लियर किया हो और उसी के साथ साथ आपके पास IIT में MTech की एक सीट होनी चाहिए। अब IIT में MTech की एक सीट होना काफी नहीं है, ये जो IIT होनी चाहिए ये DGFS अप्रूव्ड IIT होनी चाहिए और उस IIT में आपके पास DGFS अप्रूव्ड कोर्स होना चाहिए। यानी कि DGFS अप्रूव्ड IITs की अगर हम लोग बात करें तो इसमें दो ही IITs हैं, एक IIT मुंबई और एक IIT मद्रास। तो आपके पास IIT मुंबई या IIT मद्रास में वही स्पेशल कोर्स होना चाहिए जो DGFS ने अप्रूव किया हुआ है। तो अगर आप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, उसके साथ साथ आपने बार्क इंटरव्यू क्लियर कर लिया, उसके साथ साथ आपके पास IIT मद्रास या IIT बॉम्बे में DGFS अप्रूव कोर्स है, तो आप DGFS के लिए एलिजिबल हो। ऐसा नहीं DGFS आपको मिल जाएगा, यू आर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर DGFS। अब इसमें कौन कौन से कोर्सेज अप्रूव्ड होते हैं ये आपको जो नोटिफिकेशन है उसके टेबल नंबर 3 में पूरा मिल जाएगा। यहाँ पर देखो लिखा गया नेम ऑफ डिपार्टमेंट सेंटर ऑफ DGFS इंस्टीट्यूट्स। इसमें देखो सारे ब्रांचेस के नाम है, मैकेनिकल हो गया, बाकी सारे ब्रांचेस हो गए, ठीक है। आप थोड़ा सा इसमें और आगे नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे सारे कोर्सेज के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, ब्रांचेस का नाम लिखा हुआ है। तो इस टेबल नंबर 3 को आप डिटेल में देख लो सो दैट आपको क्लैरिटी रहे कि अगर आप DGFS ऑप्ट करना चाहते हो इन नियर फ्यूचर तो आपको IIT बॉम्बे और IIT मद्रास में किस पर्टिकुलर कोर्स को चूज करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सपोज जब DGFS की फाइनल लिस्ट आ गई और उस फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ गया तो आपको DGFS के द्वारा MTech करने का पूरा फंड मिल जाएगा। विच मीन्स जब आप MTech कर रहे होंगे DGFS अप्रूव्ड IIT में DGFS स्पेशलाइजेशन में तो आपको हर महीने 74,000 की फाइनेंशियल हेल्प करी जाएगी। हर महीने आपके खाते में 74,000 रुपए आते रहेंगे। इसके अलावा MTech की जो आपकी 100% ट्यूशन फीस है वो रीइंबर्स कर दी जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट हर साल आपको 60,000 रुपए दिए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ कंटिजेंसी फंड, ठीक है। तो इन 60,000 रुपए में आप बुक्स खरीद सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, यानी कि 2 साल में 1,20,000 ये एक्स्ट्रा मिल गए। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा कोई प्रोजेक्ट ऐसा चल रहा है जिसमें मुझे एडिशनल फंडिंग की जरूरत है तो जो एडिशनल प्रोजेक्ट फंडिंग आपको मिल जाती है MTech के दौरान ही 4 लाख रुपए की एडिशनल फंडिंग मिल जाती है। इसको वो लोग बोलते हैं अंडर BRNS देते हैं, बोर्ड ऑफ रिसर्च इन न्यूक्लियर साइंस। तो ये फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट स्कीम है, मतलब पैसा आपको यहाँ पे 4 लाख एक्स्ट्रा मिल जाता है अपने MTech के दौरान। अब देखो आप बोलोगे कि सर DGFS इतनी सारी चीजें कर रहा है तो उसकी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशन होगी। बिल्कुल, क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती है? सबसे पहली चीज तो आप जब MTech कर रहे होते हो उसी दौरान आपको ना डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का एम्प्लॉय समझा जाता है ना। आपको कोई नॉर्मल MTech का स्टूडेंट ना मानकर आपको एक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का फेलो माना जाता है, मतलब कि आपको माना जाता है कि यू आर एम्प्लॉयड विद देम। इसके अलावा जब आप MTech कर रहे होते हो तो जो फर्स्ट ईयर वाला कोर्स होता है ना,
फर्स्ट ईयर में आप नॉर्मल कोर्स करते हो जैसे बाकी सारे बच्चे ही करते हैं, बट जब आप सेकेंड ईयर में जाते हो तो सेकेंड ईयर में ना आप अपनी मर्जी से कोई प्रोजेक्ट यूज नहीं कर सकते। जो प्रोजेक्ट होगा वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी आपको असाइन करेगा, और उसके साथ साथ उसी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का एक गाइड होगा, बाकी आपके आईआईटी का एक गाइड होंगे, जैसे कि मद्रास में अगर आप जाते हो आईआईटी मद्रास में तो वहां के गाइड होंगे, आईआईटी बॉम्बे में जाओगे तो वहां पे। तो ये दोनों लोग मिलके आपके इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से सुपरवाइज करेंगे। साथ के साथ जब आप एमटेक में होते हो तो आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप करनी पड़ती है, टीए उसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर भी आपके लिए टीए ड्यूटीज करना मैंडेटरी है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है ये कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसके अलावा जब आप एमटेक कंप्लीट कर लेते हो, जैसे आप एमटेक कंप्लीट करते हो तो आपकी जो पोस्ट होती है ना साइंटिफिक ऑफिसर की बन जाती है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में। बट यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। आप जब 2 साल का एमटेक कर लोगे उसके बाद 4 महीने की आपकी क्या करवाई जाएगी, एक मैंडेटरी ओरिएंटेशन करवाई जाएगी। तो मैंडेटरी 4 मंथ का ओरिएंटेशन आपका होगा। यू मस्ट अटेंड दिस ओरिएंटेशन। 4 महीने की ड्यूरेशन होती है। बाग ट्रेनिंग स्कूल मुंबई में होगा, कंपलसरी है। ये जैसे ओसीएस की 1 साल की ट्रेनिंग होती है उसी का समझ लो कि छोटा सा वर्जन है। तो यहाँ पे भी आपको ये चीज कंटिन्यू करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी उसके बाद आपको पोस्टिंग की लोकेशन मिल जाएगी, बार्क में या फिर आईजी कार में, और उसके बाद आप अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी ये जो एलोकेशन वगैरह डिसाइड की जाती है ये डिपेंडिंग अपॉन द डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की कहाँ पर क्या वैकेंसीज आई है, क्या रिक्रूटमेंट आई, उसके बेसिस पर ये आपको दे दिया जाता है, ठीक है। ये तो देखिए मैंने ओसीएस और डीजीएफएस आपको समझा दिया। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे पता चलता है कि हमें ओसीईएस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हमें डीजीएफएस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर हमको डीजीएफएस मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पहले आप लोग समझ लो, सो दैट मैं आपको क्लैरिटी से समझा पाऊँ। देखो होता क्या है कि जब आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाओगे यानी इंटरव्यू देने जाओगे तो उसकी जो डेट आ जाएगी वो सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल तक आ जाएगी। इंटरव्यू का जो स्लॉट सिलेक्शन विंडो आ जाएगा वो 20 अप्रैल तक आ जाएगा। आपके जो इंटरव्यूज होंगे वो 12 मई से लेकर 12 जून के बीच में हो जाएंगे। आपके जो सिलेक्शन की लिस्ट आ जाएगी कि भाई इतने लोग सिलेक्ट हो गए हैं, वो लास्ट वीक ऑफ जून तक आ जाएगी। उसके अलावा आप एक चीज यहां पर देख रहोगे, सबमिशन ऑफ एमटेक एडमिशंस डिटेल्स फॉर डीजीएफएस, है ना। तो इस डेट को बस आप लोग याद रखना, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई है इसके रेफरेंस में मैं आपको सारे सिनेरियो समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वो डेट है जिसमें कि आपको अपने एमटेक की सबमिशन करनी है कि आपको एमटेक वाली अपॉर्चुनिटी मिली है कि नहीं मिली, कहां पर, डीजीएफएस द्वारा अप्रूव की गई आईआईटी में, और डीजीएफएस द्वारा अप्रूव किया गया कोर्स मिला है कि नहीं मिला है। तो ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वाली आप डेट याद रखना। मैं आपको डिफरेंट सिनेरियो से समझाता हूँ, ठीक है। पहला सिनेरियो हम ये मान के चलते हैं दैट यू आर नॉट गेटिंग एमटेक फ्रॉम गेट, या यू डोंट वांट टू डू एमटेक, है ना। आपने बोला कि सर मेरा गेट इतना अच्छा ही नहीं हुआ था कि मुझे एमटेक मिले, या अच्छा भी हुआ था, एमटेक मिल भी रहा है, बट मुझे करना ही नहीं है एमटेक। तो यहां पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप इंटरव्यू क्लियर करिए और चुपचाप ओसीईएस जाकर ज्वाइन कर लीजिए। 31 ऑफ जुलाई से आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी, और 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आप एक एज अ साइंटिस्ट पोस्ट हो जाओगे, और फिर वहां पे अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल सीधा साधा है। 99% लोग यही वाला पाथ चूज करते हैं। जैसे ही उनको पता चलता है कि अच्छा बार्क की फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आ गया है, तो इमीडिएटली वो लोग ओसीएस ज्वाइन करके अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में हम ऐसा मान के चलते हैं कि गेट का एग्जाम आपका अच्छा हो गया, मार्च में आपका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद आप एमटेक के अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हो। मीनवाइल आपके बार्क का इंटरव्यू का डेट भी आ गया। जब आपके बार्क का इंटरव्यू का डेट आएगा ना, तो वहां पे आपसे बहुत सारे फॉर्म्स भरवाए जाएंगे। उनमें से एक फॉर्म का ऑप्शन आपको यह भी दिया जाएगा कि क्या आप डीजीएफएस वाला ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। ये ऑप्शन आपको दिया जाएगा इंटरव्यू के दौरान ही। तो अगर आप एमटेक की अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आप डीजीएफएस वाले ऑप्शन को फिल कर सकते हो। अब डीजीएफएस वाला ऑप्शन आपने फिल कर दिया, इंटरव्यू दे दिया, इंटरव्यू देने के बाद फाइनल रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद आप बार्क में सेलेक्ट हो गए। जब आप बार्क में सेलेक्ट हो जाओगे तो आप वेट करोगे फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई का, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपको बार्क को बताना है या डीजीएफएस को बताना है कि आपके पास अभी एमटेक की कौन सी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं इसमें सिनेरियो 1 ये मान के चलता हूं कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक जो एमटेक वाला ऑप्शन आपको मिला उसमें आपको डीजीएफएस अप्रूव्ड या तो आईआईटी नहीं मिली, यानी कि या तो आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी मद्रास नहीं मिला, या फिर अगर आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास मिला भी तो डीजीएफएस अप्रूव्ड कोर्स उसमें आपको नहीं मिल पाया। तो अगर ये दोनों ही सिनेरियो आते हैं तो जाहिर सी बात है डीजीएफएस वाला ऑप्शन वहीं पर आपके लिए नल एंड वॉइड हो जाता है। मगर अभी भी आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप ओसीईएस ज्वाइन करके
और बार्क में ही अपनी जॉब कंटिन्यू करो, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मैं बार्क में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं एमटेक की और अपॉर्चुनिटीज तलाश करना चाहता हूँ और इंडिपेंडेंटली एमटेक करना चाहता हूँ, एमटेक करने के बाद जो भी अच्छी कंपनीज है मैं वहां पर कॉर्पोरेट में जाकर अच्छी जॉब करना चाहता हूँ, तो दो ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है। या तो आप ओसीईएस ज्वाइन कर लो, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बार्क का इंटरव्यू क्लियर करना रिक्वायरमेंट है। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो बस इंटरव्यू दे आया था बार्क का, मैं तो एमटेक ही करना चाहता हूं अल्टीमेटली, तो आप इंडिपेंडेंटली एमटेक को ज्वाइन कर सकते हो। आई होप ये सिनेरियो 1 आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब मैं आपको सिनेरियो 2 समझाता हूं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। आइए सिनेरियो 2 में क्या है, समझिए कि बिल्कुल सेम कंडीशन हम लोग समझते हैं कि आपका गेट का एग्जाम अच्छा हो गया, आप एमटेक की अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहे थे, बीच में आपका इंटरव्यू आ गया, क्योंकि आप एमटेक की अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे थे और एमटेक का आपको मन था, तो आपने इंटरव्यू के दौरान डीजीएफएस वाले ऑप्शन को ऑप्ट कर लिया, या डीजीएफएस में भी अपना इंटरेस्ट दिखा दिया कि मैं डीजीएफएस में भी इंटरेस्टेड हूं। तो वंस यू आर इंटरेस्टेड इन डीजीएफएस, फिर आपको वेट किसका करना है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई का। मान के चलते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक आपको डीजीएफएस अप्रूव्ड आईआईटी में डीजीएफएस कोर्स मिल गया। अब आपको डीजीएफएस अप्रूव्ड आईटी में डीजीएफएस अप्रूव्ड कोर्स मिल गया, तो आपको फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में डीजीएफएस को ये बता देना है सबमिशन करके कि भाई आप जिन आईटीज की लिस्ट जारी कर रहे हो, उनमें जिन कोर्सेज की आप बात कर रहे हो, उनमें से एक में मुझे एनरोलमेंट मिल चुका है। जैसे डीजीएफएस को ये बात पता चलेगी, डीजीएफएस सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में उन बच्चों की लिस्ट जारी करेगा जिनमें वो बताएगा कि यार ये ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको हमने डीजीएफएस वाले कोर्स के लिए ऑप्ट किया हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने बार का इंटरव्यू क्लियर किया और आपको डीजीएफएस अप्रूव्ड आईटी में डीजीएफएस कोर्स मिल गया, तो आपको डीजीएफएस वाली सर्विस मिल ही जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इमेजिन करके चलो कि टोटल 30 बच्चे ऐसे हैं जिनको डीजीएफएस अप्रूव्ड आईटी में डीजीएफएस अप्रूव्ड कोर्स मिल गया, तो 30 के 30 बच्चों को डीजीएफएस वाला ऑप्शन ही मिलेगा। ये बार्क खुद डिसाइड करता है कि यार इनमें से मुझे कितने बच्चों को लेना है। मोस्टली ऐसे बच्चे लिए जाते हैं जो इंटरव्यू में बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्म करते हैं और ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम होती है। तो पहला केस इसमें यह बनता है कि आप डीजीएफएस की फाइनल लिस्ट का वेट करिए सेकेंड वीक ऑफ जुलाई तक। मान लो कि आपका नाम उसमें आया ही नहीं, फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो आप चुपचाप या तो ओसीईएस ज्वाइन कर सकते हो या एमटेक को इंडिपेंडेंटली प्रोसीड कर सकते हो। और मान लो कि उस लिस्ट में आपका नाम आ गया, तो तीन ऑप्शन आपके पास बनेंगे। पहला ऑप्शन कि आप डीजीएफएस को अभी भी रिजेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने डीजीएफएस को रिजेक्ट किया, आप अभी भी ओसीईएस ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। आपका मन है यहां पर आकर लगा कि यार एमटेक करना ही नहीं है, जॉब ही कर लेते हैं, आप उसको रिजेक्ट करो, जॉब कंटिन्यू करो। सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे तो एमटेक करने का मन था, तो मैं इसमें एमटेक करूंगा और एमटेक मैं इंडिपेंडेंटली करना चाहता हूं, तो आप इंडिपेंडेंटली एमटेक भी कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन इसमें ये आपको मिलेगा कि आप डीजीएफएस स्पॉन्सर्ड एमटेक कर सकते हो। यानी कि अब जब आप आईटी बॉम्बे या आईटी मद्रास में डीजीएफएस अप्रूव कोर्स कर रहे होगे, तो वहां पर उस पूरे कोर्स की फंडिंग कौन करेगा, डीजीएफएस करेगा। आपको हर महीने 74,000 भी देगा। उसके बाद एक तरीके से एमटेक में ही आपकी प्लेसमेंट भी हो चुकी है। जैसे आपका एमटेक कंप्लीट होगा, 4 मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग होगी, नौकरी आपको बार्क में ही करनी रहेगी। यहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि चलो थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनते हैं कि फंडिंग करवा लेते हैं डीजीएफएस से, हर महीने 74,000 भी पिक कर लेते हैं, आईटी की फीस भी उन्हीं से करवा लेते हैं, और उसके बाद आईआईटी में जो प्राइवेट कंपनीज आ रही है, इंटेल आ रही है, सिस्को आ रही है, उसमें बैठ के प्लेसमेंट ले लेते हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते हो। अगर आपने डीजीएफएस से फंड लिया हुआ है, तो ये मैंडेटरी है कि एमटेक के बाद आपको वहां 4 मंथ की ट्रेनिंग करनी है और उसके बाद आपको जॉब वहीं पे कंटिन्यू करनी है। इसके लिए आपसे पहले ही 3 साल का बॉन्ड साइन करवा लिया जाता है। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है यहाँ पे। अगर इस पर्टिकुलर आप सिनेरियो में फंसते हो, है ना, अगर आपका मन है एमटेक करके कॉर्पोरेट में जाने का, तो फिर डीजीएफएस से फंडिंग मत उठाना, डीजीएफएस स्पॉन्सर्ड एमटेक मत करना, आप इंडिपेंडेंट एमटेक करना, जो प्राइवेट कंपनीज आ रही हैं उनमें बैठना, और फिर जो आपका कॉर्पोरेट में जॉब करने का मन है, एक अच्छी ग्रोथ लेने का मन है, वहां कर सकते हो। आपका मन है कि यार इन सब पचड़े में मुझे पढ़ना ही नहीं, मुझे चुपचाप नौकरी करनी है, तो आप रिजेक्ट कर दो डीजीएफएस को, ओसीएस ज्वाइन कर लो। और आपका सच में मन है कि यार नहीं यार बार्क में मैं करना चाहता हूँ, एक डिग्री भी लेना चाहता हूँ और ये डीजीएफएस वाले ऑप्शन को मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो आप कर सकते हैं। आई होप ये ओसीईएस और डीजीएफएस का जो कंफ्यूजन है, ये अब बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बारे में काफी कंफ्यूजन थी, यूट्यूब पे कहीं पे डिटेल में इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं प्रेजेंट थी, बट मेरे ख्याल से अब ये केसेस के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया, तो आप काफी क्लियर हो गए। वैसे मैंने बता भी दिया, 99.99% लोग ओसीएस को डायरेक्ट ऑप्ट कर लेते हैं। एक बच्चे ने बहुत अच्छा कमेंट भी किया हुआ था, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। इसने बोला था कि सर बहुत सारे लोगों को डीजीएफएस को लेकर डाउट रहता है, मैं इस साल ओसीईएस 2024 में सिलेक्ट हुआ हूँ, इंटरव्यू के टाइम पे तुमसे बहुत सारे फॉर्म्स फिल करवाए जाएंगे, उसमें एक ऑप्शन होगा डीजीएफएस ऑप्ट करने का।
इंटरव्यू के टाइम हो सकता है कि किसी की काउंसलिंग का रिजल्ट ना आया हो, तो अगर तुम्हें लगता है कि आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास में सीट मिल सकती है, तभी भरना डीजीएफएस। अदरवाइज डीजीएफएस में बहुत कम लोगों को ही चांस मिलता है। देखो इसने खुद बोला हुआ है कि 2024 में सिर्फ 3 बच्चों को उसमें चांस मिला था। एक ऑल इंडिया रैंक 26, ऑल इंडिया रैंक 10 और तीसरे की इसको नॉलेज नहीं। तो डीजीएफएस में बहुत ही एक्सेप्शनल जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको ही फाइनली ऑप्शन मिलता है। ओके, आइए अब ओसी, ईएस और डीजीएफएस के बॉन्ड्स के बारे में आपको बता देता हूं। दोनों में देखो बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि इतना पैसा आपके ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टाइपेंड, इन द फॉर्म ऑफ अलाउंसेस। तो बॉन्ड ड्यूरेशन 3 साल की है। अगर आप ओसीएस की बात करेंगे तो स्टाइपेंड प्लस बुक अलाउंस आपको वापस करना पड़ेगा, और यहाँ पर तो स्टाइपेंड, फीस, प्रोजेक्ट फंडिंग, ये सारा सब कुछ आपको वापस करना पड़ेगा। तो काफी सोच समझ के आप लोग डिसीजन लेना। एज लिमिट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट जो यहां पर आपकी है वो 1 अगस्त तक जनरल कैटेगरी की 26 ईयर्स होनी चाहिए, ओबीसी के 29 ईयर्स, एससी एसटी के 31 ईयर्स। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आके ये लिख जाते हैं, सर मेरे ये डेट ऑफ बर्थ है, मुझे बता दो मैं एलिजिबल रहूंगा कि नहीं रहूंगा। मेरे भाई, अगर आज चैट जीपीटी और जेमिनी के जमाने में आप ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो कि 1 अगस्त 2026 तक आप कितने साल के हो, तो वैसे भी आपको ना बार का फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपके अंदर इतना बेसिक एप्टीट्यूड नहीं कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से इस डेट तक एज कैलकुलेट कर पाओ, तो आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन क्या ही कैलकुलेट करोगे। तो ये उल्टे सीधे कमेंट कोई नीचे नहीं करेगा। इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा कि इसमें मिनिमम एज लिमिट भी होती है 18 ईयर्स की, है ना। किसी ने अपनी एज गलत लिखवा रखी हो और वो अभी अंडर एज हो, तो ये देख लेना फॉर्म भरने से पहले। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके ग्रेजुएशन में 60% मिनिमम होने चाहिए अगर परसेंटेज सिस्टम चलता है, और अगर सीजीपीए सिस्टम चलता है तो 6 सीजीपीए आपका होना चाहिए। बाकी आपका ग्रेजुएशन प्रॉपर्ली कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग एलिजिबल इंजीनियरिंग ब्रांचेस की बात करें तो मैकेनिकल, केमिकल, मेटलर्जिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, ये सारी आपकी ब्रांचेस हैं जो एलिजिबल ब्रांचेस की कैटेगरी में आते हैं। अब सबसे वैलिड क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर फाइनल ईयर का बच्चा एलिजिबल है कि नहीं है। एलिजिबल है, मगर कुछ शर्तों के साथ। क्या है वो शर्तें, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज, जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं, यानी कि 2025-26 वाले ईयर में अपना बीटेक कंप्लीट कर रहे हैं, क्या वो ये फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, बशर्ते आपके सारे के सारे एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स फॉर योर डिग्री शुड बी कंप्लीटेड बिफोर 31 जुलाई 2026। 31 जुलाई 2026 से पहले आपका बीटेक कंप्लीट हो जाना चाहिए। बीटेक कंप्लीट होने का ये मतलब नहीं है कि आपके पास डिग्री आ जानी चाहिए, आपके पास प्रोविजनल डिग्री उस दौरान आ जानी चाहिए। तो इसमें क्या क्या कंप्लीट हो जाना चाहिए? एग्जाम्स आपके कंप्लीट हो जानी चाहिए, प्रोजेक्ट्स वाइवा। 31 जुलाई के बाद कोई भी टास्क आपकी डिग्री से रिलेटेड पेंडिंग नहीं होना चाहिए। तो ये भी देख लेना कि ये क्राइटेरिया आप फुलफिल कर पा रहे हो या नहीं, तभी आप फाइनल ईयर में होने के साथ साथ ये फॉर्म फिल करना, अदरवाइज मत फिल करना। इसके अलावा मिनिमम मार्क्स की अगर बात करें तो क्राइटेरिया वही है कि आपके जो बीटेक में नेट मार्क्स होने चाहिए वो 60% मिनिमम होने चाहिए, और सीजीपीए में 6 मिनिमम आपके पास होना चाहिए। जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लोगे और जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाओगे तो एक कंडीशन उन्होंने और बताई हुई है कि उस दौरान आपके पास एक फाइनल मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 31 दिसंबर 2026 तक ये आपको सबमिट करना रहेगा। ठीक है, मान लो कि आपका जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू तक आपके पास हो सकता है कि फाइनल मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट वहीं पर आपसे एक अंडरटेकिंग साइन करवा ली जाएगी कि 31 दिसंबर तक आपको ये चीज सबमिट करना ही करना रहेगा। अगर आप सबमिट नहीं करोगे तो आपका ट्रेनिंग कैंसिल कर दिया जाएगा और स्टाइपेंड आपका स्टॉप कर दिया जाएगा। तो ये वाला प्रूफ भी आप लोग अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। बाकी इसके अलावा जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू देने के दौरान आपको ना ये एक सर्टिफिकेट अपने कॉलेज से लेकर जाना होगा, जिसमें ऑल एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लीटेड और विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, जिसमें आपको ये सबमिट करना होगा कि 31 जुलाई तक सर्टेनली मेरी सारी की सारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो जब इंटरव्यू देने आना तो खाली हाथ मत चले जाना। आप अपने कॉलेज के जो भी आपके एचओडी होंगे या जो भी आपके कॉलेज के प्रिंसिपल या डीन, जिनका भी वहां पर एक अथॉरिटी मानी जाती होगी, उनसे आपको ये एक सिग्नेचरी लेके जानी है जिसमें कि आप ये प्रूव कर पाए कि सर्टेनली 31 से पहले पहले सब कुछ मेरा कंप्लीट हो जाएगा, 31 जुलाई। ओके, परफेक्ट। बाकी फाइनल ईयर स्टूडेंट दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी एप्लीकेशन फीस की अगर बात करोगे तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 500 रुपए देने पड़ेंगे। बाकी अदर कैटेगरीज, विमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी को उनके लिए फ्री हैं। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए आप यहां पे देख सकते हो इन सारी कैटेगरीज के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। स्टाइपेंड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, तो ओसीएस की बात कर लेते हैं। ओसीएस में आपको 74,000 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलता है, 30,000 का आपको अलाउंस मिल जाता है बुक वगैरह खरीदने के लिए। इसके अलावा जब आप डीजीएफएस में जाते हो तो डीजीएफएस में भी आपको 74,000 का ही स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ। इसके अलावा आपके कॉलेज की फीस भी खुद डीजीएफएस बियर करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 4 लाख रुपए का प्रोजेक्ट वर्क के लिए भी पैसा मिलता है, और
60,000 पर ईयर कंटिजेंसी फंड भी आपको मिल जाता है। बात कर लेते हैं ग्रेड पे और स्केल की। तो ग्रेड पे और स्केल में इसमें वही आपका लेवल 10 56,100 ऑफ द 7th सेंट्रल पे कमीशन पे मैट्रिक्स है। मतलब कि मोटा-मोटा मान के चल सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली 1,34,000 अगर आप मुंबई जैसे सिटी में रह रहे हो तो इतना आपकी सैलरी आ जाएगी और अपना प्रोफेशनल कैरियर आप इस सैलरी से स्टार्ट कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे लॉन्च ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल 22 ऑफ दिसंबर को हो जाएगा। लास्ट डेट याद रखना 21 ऑफ जनवरी है। करेक्शन विंडो 7 से लेकर 14 के बीच में ओपन होगा। अलोकेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम वेन्यू एंड एडमिट कार्ड 15 से लेकर 20 फरवरी के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसके अलावा एग्जाम डेट भी इन्होंने अभी से मेंशन कर दी कि बार का जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो 14 से लेकर 15 मार्च के बीच में होगा। साथ के साथ देखो गेट 2026 का जो स्कोर कार्ड के लिए विंडो ओपन होगी तो वो विंडो आपकी ओपन होगी 26 मार्च से लेकर 2 अप्रैल के बीच में। इसके अलावा जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स होंगे इंटरव्यू के लिए जब रिजल्ट आ जाएगा तो सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में इसमें सारे के सारे आपकी लिस्ट आ जाएगी। इसके अलावा फिर आपको इंटरव्यू स्लॉट सिलेक्शन दिया जाएगा। आप अपना स्लॉट यहां से सिलेक्ट कर लीजिए। फिर जो स्लॉट आपने सिलेक्ट किया होगा उसके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। फिर फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो लास्ट वीक ऑफ जून में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर सबमिशन ऑफ एमटेक एडमिशन डिटेल्स सिर्फ उन्हीं के लिए जो डीजीएफएस में करना चाहते हैं और उनके पास डीजीएफएस अप्रूव्ड आईटी में डीजीएफएस कोर्स मिल गया है तो आप फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में इसको यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। फिर डीजीएफएस सेकंड वीक ऑफ जुलाई में फाइनल लिस्ट जारी कर देगा कि भाई किन किन कैंडिडेट्स को वो डीजीएफएस की फंडिंग करना चाहता है। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन आपका 1 जुलाई हो जाएगा और 31 ऑफ जुलाई वो शुभ दिन होगा जब आप अपना बार्क में एज अ साइंटिस्ट प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट कर रहे होगे। आई होप आपको इस पूरे के पूरे सेशन से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, बहुत सारे जो कंफ्यूजन हुए होंगे वो दूर हो गए होंगे। एक सिस्टमैटिक तरीके से मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी हुई हैं। बावजूद उसके अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। आप यहाँ पे अपने कमेंट्स डालिए, मैं उसका आंसर हमेशा करता हूँ। इसके अलावा आप लोगों को अगर कट ऑफ से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं पूरी की पूरी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको लगता है कि मैं बार के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से भी रिलेटेड एक वीडियो बना दूं जहां पर मैं एक सिस्टमैटिक एंड टू एंड आप लोगों को प्रोसेस बताऊं कि बार के एग्जाम को कैसे क्लियर करना चाहिए, वो भी मैं आप लोगों के लिए जरूर बना दूंगा। तो इंतजार रहेगा कमेंट्स का आपके। आज के इस सेशन में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट एवरीवन।